बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पहली हेडिंग पढ़ ली थी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के डिफरेंस के बाद चार टाइप का सॉलिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। क्लियर है? इन चार टाइप के बाद हमने पढ़ना शुरू किया था बेसिकली क्यूब्स के बारे में या क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? जो ओवरऑल 3 डायमेंशन स्पेस में दिखता है, एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स को डॉट से शो करते हैं, तो वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। और वो जिससे रिपीट होके बनता है वो कहलाता है यूनिट सेल। फिर हमने कहा यूनिट सेल को कैसे पढ़ें, तो यूनिट सेल को पढ़ने के लिए 6 पैरामीटर थे, 3 एक्सिस और 3 एंगल। इन 3 एक्सिस और 3 एंगल के बेसिस पे फिर हमारे यूनिट सेल 7 टाइप्स के थे। क्लियर? और हमने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था कि एटम्स की पोजीशन कहाँ है। खाली कॉर्नर पे है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, और अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और है तो सेंटर्ड। इस बेसिस पे सेंटर्ड वाले 3 टाइप के थे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 टाइप के निकले, क्यूब, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऐसे करके 7 टाइप के प्रिमिटिव हो गए थे। और उसमें 3, 2, 4, 2, 1, 1 करके टोटल 14 लैटिस मिले। तो नेचर में मिलने चाहिए 28, क्योंकि 7 है, सबके 4 वेरिएंट है, लेकिन मिले हैं खाली अभी तक के अरेंजमेंट 14। तो सॉलिड स्टेट में 14 वेरिएंट अवेलेबल है। यहां तक क्लियर है? डन। फिर हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन पढ़ा है। और बच्चों इस कंट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम बॉडी के अंदर है तो वो किसी और से कंट्रीब्यूट नहीं होता, वो पूरा 1 पर यूनिट सेल होता है। अगर कोई एटम स्पेस के सेंटर में होता है, ये था इनसाइड के लिए, अगर कोई एटम स्पेस के सेंटर में होता है तो हाफ पर यूनिट सेल होता है। अगर कोई एटम एज के सेंटर पे होता है तो 1/4 पर यूनिट सेल। और कोई एटम अगर सीधा कॉर्नर पे होता है 1/8 पर यूनिट सेल। तो ये कैलकुलेशन थी पर यूनिट सेल की, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। और कॉर्नर्स में अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 1/8 इंटू 8 ये 1 आ जाएगा। एज सेंटर का टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे कि सारी एजेस पे है तो 3 आएगा। फेस सेंटर का टोटल कंट्रीब्यूशन भी 3 आएगा। और ऑब्वियसली इनसाइड बॉडी 1 है, और अगर वो बॉडी सेंटर है तो 1 ही रहेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन होते हैं कि बॉडी के अंदर डायगोनल पे 2-2 एटम है, तो अगर डायगोनल पे 2-2 एटम है तो फिर वो पूरे 2 and 2 काउंट होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपने किया था, ईच बॉडी डायगोनल में 2-2 एटम है और कॉर्नर पे 1 है, तो टोटल एटम 9 हो गए। ठीक, अब बच्चों इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस करना शुरू किए थे, फॉर्मूलेस बनाए थे। याद आ गए फॉर्मूले कौन कौन से थे? AB, AB2, AB3। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि ए एटम कॉर्नर पे है, बी एटम या बी एलिमेंट स्पेस के सेंटर पे है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ए कॉर्नर बी सेंटर, ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए सबको। अगर ए कॉर्नर पे है तो 1/8 इंटू 8 1 हो गया, बी फेस सेंटर पे है तो 1/2 इंटू 6 3 हो गया, इसलिए फॉर्मूला AB3 आएगा। कोई डाउट है इसमें? फॉर्मूले लिख लेंगे, ऐसे बना लेंगे। एक आध लिख के देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा कि हम क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें एलिमेंट ए और बी 2 है, ऐसे नहीं, सीधा ही समझ लेना क्यूब में ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, ए एट कॉर्नर एंड एज सेंटर, ए एट कॉर्नर एंड एज सेंटर, बी एट कॉर्नर एंड एज सेंटर, बी एट बॉडी सेंटर। क्लियर है? ए एट कॉर्नर एंड एज सेंटर, बी एट बॉडी सेंटर। तो इसका आंसर बेटा कॉर्नर के लिए ए की वैल्यू आपने 1/8 इंटू 8, और एज सेंटर के लिए आपने वैल्यू ऐसे लिखी होगी, तो ए 1 + 3 = 4 आ गया होगा। एंड ऑब्वियसली बी एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब कहा है तो 1 आएगा,
तो BA4 कह लो, A4B कह लो, एक ही बात है। बोलो क्लियर है? डन। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। A at corner, B at body center, A at corner, B at body center, and from one corner A is missing. A कॉर्नर पे है, B बॉडी सेंटर पे है, एंड फ्रॉम वन कॉर्नर A is missing. वेरी गुड, वेरी फास्ट। चलिए बेटा, ये आपको हेडिंग समझ में आ गई है। इसका मतलब A कॉर्नर पे है और एक कॉर्नर से मिसिंग B है, और B बॉडी सेंटर 1 ही होता है, तो A 7/8 एंड B आएगा। लेकिन ऐसे आंसर कभी लिखेंगे नहीं, या कोई ऑप्शन में ये ऑप्शन है तो ये गलत माना जाएगा। तो इसका सही आंसर, दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो A 7 रह जाएंगे, B 8 हो जाएगा, इसलिए आंसर A 7 B 8 है। बोलो क्लियर है? कर लेंगे वैसा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं। A at corner as well as, लाइट चलेगी क्या? A at corner, oh my goodness, लाइट गई, as well as face center, B at body center and edge center. A at corner and face center, B at body center and edge center. अरे रुक तो जाओ, अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये आप तो कर चुके हो मुझे मालूम, अभी आगे क्वेश्चन है। A at corner and face center, B at body center and edge center, full stop. If along one axis, ठीक है, all the face centered, if along one axis all the face centered A atoms, if along one axis all the face centered A atoms are removed, are missing. If along one axis all the face centered atoms are missing, give formula. If along one axis all the face centered atoms are missing, give formula. ठीक है, सही था पहले जो भी था, अब चेक कर लेते हैं सही है, लेकिन करिए, बाकी लोग भी करिए। फिर से बोलना, यही लग रहा है मुझे। नहीं, यहाँ आना तो है ही, लेकिन हम उसको ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके कहते हैं कि वो होल नंबर में आ जाए। मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड डिफेक्ट्स में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते। Fe.93 हो, वैसे नहीं आएंगे यहाँ। डन। तो A3B4 आंसर है होपफुली। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे है। बेटा A की पोजीशन क्या क्या थी? एलिमेंट A कहाँ कहाँ था? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। B कहाँ है? बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ठीक है, अच्छा बॉडी सेंटर और एज सेंटर में तो कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, B तो मिसिंग है ही नहीं, तो इसकी जो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है वो लिख दी हमने। यहाँ इसकी कैलकुलेशन से ये B के नंबर आ गए 1 + 3 = 4, तो B में तो कोई भी डिफरेंस हुआ नहीं, या ये ऑर्डिनरी कैलकुलेशन हो गई। B बॉडी सेंटर था और साथ में एज के सेंटर पे भी था। ठीक है, बॉडी सेंटर 1 हो गया, एज सेंटर 3 हो गया, 4 हो गया। अब एक ही कैलकुलेशन चेक करते हैं। बेटा ये हमारा क्यूब है और इस क्यूब में एक फेस सेंटर या एक एक्सेस में कितने फेस सेंटर एटम आएंगे? तो अगर आप चेक करें, हमने ये एक स्ट्रेट एक्सेस अगर पास की है तो यहाँ और यहाँ सिर्फ ये 2 फेस सेंटर एटम ही तो गायब होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक एक्सेस, जब एक स्ट्रेट लाइन आप डालेंगे
तो एक फेस सेंटर इधर और एक फेस सेंटर इधर, यही दो गायब होंगे। तो कहने का मतलब कॉर्नर अभी भी पहले की तरह है, 1/8 इंटू 8 है, और फेस सेंटर 1/2 इंटू 4 हो गया। 1/2 इंटू 6 होने की जगह 1/2 इंटू 4 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू अब 2 हो गई, ये वैल्यू 1 3, तो यहाँ A 3 है और B 4 हो गए। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला आ गया A 3 B 4। ठीक है, A 3 B 4। डन, कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर हो गया? सपोज इसी क्वेश्चन में कहा होता इफ अलोंग वन एक्सिस ऑल द एटम्स आर रिमूव, ए का नाम हटा के, ए अभी तो कहा है इफ अलोंग वन एक्सिस ऑल द एटम्स आर रिमूव पासिंग थ्रू फेस सेंटर। तो समझ में आ रहा है? लिख लीजिए इसी क्वेश्चन को दोबारा। ए एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ए एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, बी एट body center and edge center, A at corner and face center, B at body center and edge center, B at body center and edge center. If along one body diagonal, if along one body diagonal axis, if along one body diagonal axis all the atoms are missing, if along one body diagonal axis all the atoms are missing, give formula. चेक करते हैं अभी, नहीं देखते हैं अभी, और लोग भी, बाकी लोग भी करिए। अच्छा, अभी चेक करते, यही आ रहा है? ये भी गलत लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं। यूजुअली हम बॉडी डायगोनल एक्सिस जो होती है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाती है, बॉडी डायगोनल एक्सिस जिसे कहते हैं। यूजुअली आप लोगों ने शायद फेस के सेंटर से किया है, एक फेस सेंटर से, वो बॉडी डायगोनल एक्सिस नहीं हुई। बॉडी का डायगोनल इधर से चलेगा, इधर नीचे तक आएगा, दैट इज बॉडी डायगोनल। दिस इज नॉट बॉडी, दिस इज नॉट बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल नहीं है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। यस बच्चों, ये है, बात नहीं, ये है बच्चों जो हमारा क्रिस्टल था, जिसमें ए हमारे यहाँ कॉर्नर पे है और साथ में ए फेस के सेंटर पे भी है। ये ए कॉर्नर पे है और हर फेस के सेंटर पे है। बी कहाँ है? बी हमारे बॉडी सेंटर पे है, ये रहा एज सेंटर, ये एज सेंटर पे है और बॉडी के सेंटर पे है। इज इट क्लियर? और कहा गया है एक एक्सिस से जो भी आ रहे हैं वो हटा दीजिए। बॉडी डायगोनल एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से पास होते हुए यहाँ जाएगी। तो बॉडी का जो ये डायगोनल होता है, इसमें ये एक तो बॉडी का सेंटर में जो आएगा वो हटेगा और दो कॉर्नर्स वाले एटम हट जाएंगे, क्योंकि बॉडी का डायगोनल बॉडी के बीच से पास होगा ना। नाउ अब आपके कॉर्नर वाले ए 1/2 इंटू 6 रह गए और बाकी फेस सेंटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सॉरी, ये कॉर्नर, हाँ सही कर रहा हूँ बेटा, कॉर्नर वाले जो हैं 1/8 इंटू 6 और फेस सेंटर में 1/2 इंटू 6 यही रहेगा। ठीक है, ए एटम का नंबर कॉर्नर में ये आ गया। अब बच्चों बी का नंबर देखते हैं क्या हुआ है। बी का नंबर, बी कहाँ है? एज सेंटर में है और बॉडी सेंटर वाला एटम गायब हो गया है। बी का बॉडी सेंटर गायब हो गया, तो बी का नंबर 3 आ रहा है। ए का नंबर अब चेक करिए कितना आ रहा है, ये 3 हो गया है, ये शायद 3/4 हो गया है ना, यही है क्या?
ठीक, तो 3 तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं, शायद अभी एलसीएम लेके या वैसे कर लीजिए, या एलसीएम कर लें तो 4 एलसीएम आ गया, 3 4 3 है 12, 15/4, दैट इज A 15/4 एंड B 3, पहले ये आया, दोनों को 3 से पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से अगर डिवाइड करूं तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा शायद, है ना, चेक करते जाइएगा, 1 और 5 हो रहा है, तो A 5/4 और B 1 आया, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो A 5 B 4, ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लो, हो सकता है कैलकुलेशन में कोई एलसीएम लेने में मिस्टेक हो, वो बात अलग है, कंसेप्ट यही है। आप पहले डायगोनल सोचेंगे कौन सा है, अभी हमने कहा डायगोनल पासिंग थ्रू कॉर्नर, बॉडी डायगोनल इन जनरल पासिंग थ्रू कॉर्नर होता है। जब भी हम बॉडी डायगोनल की बात करते हैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं करते तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक बॉडी डायगोनल गिना जाता है। ऑब्वियसली ये भी डायगोनल होते हैं, यहां से यहां तक ये भी बॉडी डायगोनल में आ सकते हैं, बट एक्चुअली इनको हम कहते हैं कि डायगोनल पासिंग थ्रू द टू एज सेंटर। तो हमने वो लैंग्वेज कही नहीं, सिंपल बॉडी डायगोनल कहा है, तो बॉडी के एक कॉर्नर से डायगोनली दूसरे कॉर्नर तक की एक्सिस आई। क्लियर, पढ़ के देख लो, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये हो गए मिसिंग वाले क्वेश्चन। ठीक, अब हमें क्यूब की 3 वैरायटी में कंपैरिजन करना है। एक क्वेश्चन और देखने के बाद बेटा ये अगला क्वेश्चन है कि एचटीपी में हेक्सागन क्लोज पैकिंग में पोजीशन कहाँ कहाँ है, क्या है, चाहे वो आगे हेक्सागन में देख लेते हैं चाहे अभी देख लेते हैं। ये हेक्सागन क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर होता है, या हेक्सागन का स्ट्रक्चर ऐसे है, इसमें एटम्स यहाँ 2 लगे हैं, 3 बॉडी के अंदर हैं, बाकी कॉर्नर पे हैं। ये अभी आगे आएगा तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा, इसे कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा लेकिन फॉर्मूले का है तो इसलिए अभी लिख दे रहा हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में कॉर्नर में एटम है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 × 12 है, यहाँ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। इनसाइड बॉडी 3 एटम है, सबका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, और फेस सेंटर 1/2 × 2 1 है, और इसीलिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में टोटल एटम पर यूनिट सेल 6 होते हैं। जो हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है उसमें पर यूनिट सेल एटम का नंबर 6 होता है। ठीक है, ये अभी एक आध हेडिंग के बाद आएगा वैसे और डिटेल में, दैट इज हेक्सागन क्लोज पैकिंग। और हेक्सागन क्लोज पैकिंग में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल वो 6 है। कैसे 6 है? कॉर्नर की वजह से 2 है बेटा, इसका कॉर्नर ही अलग है जिसकी वजह से क्वेश्चन कराया जा रहा है। वैसे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, हेक्सागन में कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, और फिर वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करती है। डन, एक एक जना बोलो। मैंने यहाँ इसलिए डायग्राम बनाया है, आपको शायद दिख जाए, ये आगे डिटेल आएगी। ये हेक्सागन क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें ये एटम है फेस के सेंटर में और ये एटम है फेस के सेंटर में। जस्ट लाइक जैसे एंड सेंटर कंडीशन होती है ना हमारी, कि सिर्फ 2 अल्टरनेट फेस के सेंटर पे एटम है, तो 1/2 × 2 किया है कि 1/2 फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन, और इंटू 2 का मतलब एक ये है और एक ये है। ठीक है, 1 × 3 का क्या मतलब है? बॉडी के अंदर जो एटम है उनका पूरा कंट्रीब्यूशन 1 ही रहता है, और वो अगर 3 एटम है तो 1 × 3 3 आ गया। ठीक है, और ये अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जहां हम पैकिंग पढ़ेंगे इसके बाद उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग का नाम है, हमें क्यूब्स की 3 वैरायटी पढ़नी है। सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। हाँ बेटा बोलो। नहीं कोई डाउट है पूछो बेटा। हाँ, इन तीनों को ऐड करके फिर ये लिखा है 6, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, कंपैरिजन बिटवीन सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूब। हमें क्यूब की 3 वैरायटी में कंपैरिजन पढ़ना है, सिंपल, बॉडी एंड फेस। ठीक है, लेकिन बेसिकली पहले हम एक एक वैरायटी पूरी पढ़ लेंगे। ठीक है, बाद में उसे कंपेयर करते रहेंगे, पहले हम पूरी एक वैरायटी पे फोकस कर रहे हैं।
बच्चों पहली वैरायटी हमारा है दैट इज सिंपल क्यूब, ठीक है। पहली वैरायटी सिंपल क्यूब, पहली हेडिंग लिख लीजिए सिंपल क्यूब। क्या है सिंपल क्यूब? इतना तो सभी को याद है ना, क्यूब का मतलब क्या था, एटम्स कहाँ लगे हैं, कॉर्नर्स पे, ठीक है। और एज लेंथ को हमने ए मान लें तो सारी एज लेंथ इक्वल होंगी, दिस वन, ठीक। लिख लीजिए पहला पॉइंट, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन, एटम मतलब सीपी होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, constituent particles are present only at corner, constituent particles are present only at corner, ये constituent particle खाली corner पे है, कहीं और नहीं है, constituent particle are present only at corner, ठीक। therefore total number of lattice points in simple cube equals to, lattice point कितने होंगे, total number of lattice point in simple cube equals to, बोलो बच्चों क्लियर है, 8। total number of lattice point in simple cube will be 8, ठीक है। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बेटा इस सिंपल क्यूब में एटम्स कितने होंगे, ठीक है, लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसका आंसर 1 है और रीजन भी आपको क्लियर है, इसका मतलब 1/8 into 8 equals to 1, 1/8 into 8 equals to 1, डन। बेटा ये है सिंपल क्यूब, ठीक। सिंपल क्यूब में मैंने एक एटम यहां लगाया है, सपोज एक यहां लगाया है, एक यहां, एक यहां, ठीक। बेटा कौन से दो एटम पास में हैं, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, विच आर नेबरिंग, 1 के रेस्पेक्ट में नेबर कौन है, ऑल सेम। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि क्यूब में सारी एजेस बराबर होती हैं, तो आपको यहाँ भले कोई एक एज डायग्राम में छोटी बड़ी लग रही हो, इससे मतलब नहीं है, सारी एजेस बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल या और कोई भी, ये नेबरिंग है, सबसे पड़ोसी यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल तो दूर हो गए, ठीक है। तो नेबरिंग कौन से दो हैं, जो एज के कॉर्नर्स पे लगे हैं। बच्चों ये 11th स्टैंडर्ड का एक पॉइंट है कि हम एटम का साइज कैसे निकालते हैं, अगर किसी एटम का साइज निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो यूजुअली हमें एक एटम का साइज नहीं पता होता, ये एक एटम है, इसका साइज हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, ये क्लाउड के रूप में है, ऐसे मूव कर सकता है, तो इसकी पोजीशन नहीं है, तो एक एटम का साइज नहीं निकलता। तो साइज कैसे निकालते हैं? हम दो नेबरिंग एटम लेते हैं जो एकदम पड़ोस में है, जो नेबरिंग एटम होंगे आइडेंटिकल एक जैसे, उन नेबरिंग एटम के बीच की जो भी डिस्टेंस आ रही है उसका हाफ क्या मानेंगे हम, साइज। तो एटॉमिक साइज या रेडियस निकालने का तरीका क्या है, सॉलिड स्टेट में, यानी जब ये सॉलिडिफाई है, हम पहले नेबरिंग एटम के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, और जब नेबरिंग आइडेंटिकल नेबरिंग एटम की डिस्टेंस आ जाएगी उसका हाफ कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, रेडियस या साइज। बोलो क्लियर है? डन। सिंपल क्यूब में डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम क्या आ रही है, इस पूरे चैप्टर में हम इस एज लेंथ को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है तो एज लेंथ को हम जनरली पिकोमीटर्स में लिखेंगे, जनरली, ठीक है। बाकी यूनिट जैसी आएंगी देखेंगे। तो अगला पॉइंट क्या आ गया हमारा, अगला पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। बच्चों क्या आ रही है यहाँ, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम इक्वल्स टू ए पिकोमीटर। और बच्चों यहाँ ए क्या है, एज लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम इज ए पिकोमीटर, और ए यहाँ पे क्या है, एज लेंथ है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली हमारा मकसद डिस्टेंस थोड़ी रेडियस पढ़ना है, तो रेडियस लिखिए, radius of atom will be a/2, a/2, radius will be a/2, distance between neighboring atom a आ गया तो radius आ गया a/2, डन।
नेक्स्ट इसी में लास्ट पॉइंट निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? जैसे इस कमरे में बहुत सारी जगह थी, इस कमरे का एक पूरा वॉल्यूम था, हमने आपने पंखे बत्ती इन सब ने मिला के कुछ जगह घेरी होगी। सपोज इस कमरे का वॉल्यूम 10,000 यूनिट्स है, वॉट एवर द यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और 10,000 है, और हम सबने मिलके घेर रखी है 1,000 जगह। तो हमने कितना फ्रैक्शन जगह घेर रखी है? 1/10। परसेंटेज में कितनी घेर रखी है? 10%। कैसे आंसर आया आपका? ये आपका आंसर आया कैसे? तो आपने पहले वॉल्यूम ऑक्युपाइड लिखा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम लिखा इनटू 100, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ईटा बोल दिया मैंने, ईटा से एफिशिएंसी दिखाते हैं ना, ये फिजिक्स का एक सिंबल होता है ना, जैसे पावर में कई बार पढ़ा होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, ईटा लिख देते हैं, तो वही लिख दिया है मैंने। पैकिंग एफिशिएंसी ईटा परसेंटेज में बता रहे हैं, परसेंटेज नहीं होगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा ये। पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज आ गया, दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ऑब्वियसली ऑक्युपाइड बाय एटम्स वहां जितने हैं, डिवाइड में टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका है? पूरे यूनिट सेल का, इनटू 100। ठीक, स्टार्ट करें। वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना आएगा? जनरली हमारे ये जितने एटम्स हैं ये बेटा, इनको हम स्फीयर्स मानते हैं, ठीक है, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहां तक? और ये 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है। सिंपल क्यूब में कितने स्फीयर्स लगे हैं? एक ही लगा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो हमारा क्यूब हमने ड्रॉ किया है उसमें 1/8 इंटू 8 करके एक ही एटम तो है, और एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, डिवाइडेड बाई क्यूब का वॉल्यूम रखना है। क्यूब का वॉल्यूम, अगर एज लेंथ आपको ए पता है तो क्यूब का वॉल्यूम एज लेंथ का क्यूब होता है, ए क्यूब हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है? और मल्टीप्लाई फिर आगे हम 100 से कर लेंगे, इनटू 100। अब इसी को थोड़ा सा और एलोबरेट कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। क्या आपको ए और आर में रिलेशन पता है? ए और आर में रिलेशन पता है? नहीं पता? अभी तो लिखा है आर इज a/2 या a इज 2r, तो चाहे तो यहां चाहे यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने इसे हटा के इसे हटा के 2r का क्यूब लिख दिया, ठीक है, इसे हटा के 2r का क्यूब, दैट इज 8r क्यूब। और 8r क्यूब में r क्यूब एंड r क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, और 4 से ये जो 8 आएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर? लिख के देखिए, ये 4 से ये 2 टाइम्स किया तो ये आ रहा है आपका π/6 इंटू 100। ऑब्वियसली पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे आप, या 22/7 रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, π/6 इंटू 100। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए, आई होप सो 52.4 या 33 जो भी है, इतने परसेंट आंसर आ जाएगा। 6 5 30, 1 बचा, 6 2 12 20, 52.33 या 4 व्हाटएवर, ये आंसर आएगा। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है। क्लियर है? चारों पॉइंट क्लियर हैं? 4-5 पॉइंट जो भी लिखे हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा पोजीशन कहाँ कहाँ है, फिर दूसरा पॉइंट आया कि पोजीशन की वजह से लैटिस पॉइंट 8 हो गए, और इनका कंट्रीब्यूशन की वजह से नंबर कितने आए, तो 1/8 इंटू 8 कर दिया। फिर तीसरा पॉइंट हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, यानी ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। फिर चौथा हमने पॉइंट लिखा डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम का हाफ रेडियस कितना है, और पांचवा और आखिरी पैकिंग फ्रैक्शन। ये दो तरीके से शो करना होता है, या तो फ्रैक्शन में कहा है तो π/6 आंसर टिक हो जाता है, और परसेंटेज में कहा है तो ये आंसर टिक होता है। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है, गिव द अनऑक्युपाइड स्पेस इन सिंपल क्यूब, तो 100 में से माइनस कर देना, ये तो ऑक्युपाइड आया है तो अनऑक्युपाइड 47.77 व्हाटएवर 6776 जो भी है वो आ जाएगा। डन? क्लियर है?
अगली हेडिंग है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब बेटा कोशिश करिए, जो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया है ना कि पहले हम ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, कोशिश करिए आप इन 4-5 पॉइंट में से कितने लिख पाएंगे। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूब का पहला पॉइंट होगा एटम्स की पोजीशन, यानी लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ है। दूसरा होगा कंट्रीब्यूशन से टोटल एटम कितने हो गए। फिर तीसरा होगा डिस्टेंस, चौथा रेडियस और पांचवा एफिशिएंसी। इन 5 में से आप जितने खुद लिख पाए कोशिश करो लिख। पहले आप स्टार्ट करने की कोशिश करिए, बता तो रहा हूं। अटेंडेंस भी लेनी है क्यों नहीं होगा? अरे वो तो कल प्रैक्टिकल लेने सर गए थे इसलिए नहीं हुआ। हो सकता है केमिस्ट्री का भी बेटा आज से शाम को वापस रेगुलर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से शुरू कर लो आप। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा हम जितना पढ़ा रहे हैं सभी आता है, ऐसा थोड़ी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो खाली ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। चलिए बात नहीं करो। अरे यार अभी तो मैंने कहा हो सकता है आज ही से वापस शाम को हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। हाँ और क्या, डिस्टेंस भी चेंज होगी। अगर वही होता मैं दोबारा क्यों कहता बेटा लिखो। चलिए इसमें पहला पॉइंट मैं बोल देता हूँ, गलत मत लिखिएगा। पहला पॉइंट ऑब्वियसली सभी का सही लग रहा है मुझे, ठीक है। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, देयरफॉर 9 लैटिस पॉइंट। तो एटम्स कॉर्नर पे हैं और बॉडी के सेंटर में भी हैं, इसीलिए लैटिस पॉइंट का नंबर हो गया 9। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट भी आपने सही लिखा है, 2 एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे। क्यों आएंगे 2 एटम्स? क्योंकि जो कॉर्नर पे है उसकी कैलकुलेशन ये है, बॉडी सेंटर पे 1 होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। पूरे यूनिट सेल में एटम कितने हैं? 2 होंगे। डन। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। इसको जरा ध्यान से देख लो, ये आपकी कॉपी में गलत था। अभी एक आध की कॉपी में हो सकता है सही भी हो, लेकिन अधिकतर ही कॉपी में ये गलत था। बेटा डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम यहां कैसे निकालेंगे? बेटा डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम निकालने के लिए इसके डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये रहा डायग्राम इसका, ठीक है। और इसमें एटम यहां लगे हैं, बॉडी के सेंटर पे है और यहां लगे। इज इट क्लियर? विच 2 आर नेबरिंग? क्या ये दो पास पास हैं या ये दो पास पास हैं? विच आर नेबरिंग? अभी हम वैल्यूज पुटअप करके दिखाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन से दो पास में है। और सेकंड तरीका, अगर आपको याद हो कि हमने एक बार 3D इमेज देखी थी कि जो सेंटर वाला एटम होता है उससे कॉर्नर वाले जुड़े होते हैं, दो कॉर्नर वाले टच नहीं हो रहे होते हैं। तो जो टचिंग वाले होते हैं वो जो सेंटर और ये है, मतलब ये सेंटर वाला बीच में और ये ऊपर 4 और नीचे 4 जुड़े होते हैं, और ये 4 आपस में नहीं जुड़े होते हैं। तो बेसिकली बॉडी के सेंटर और कोई भी एक कॉर्नर, ये आपके नेबरिंग एटम है। इसके लिए हमें बॉडी का डायगोनल निकालना पड़ेगा, तभी हम ये पढ़ पाएंगे। ये बॉडी का डायगोनल है। डन। क्या आपको ये पता है अगर क्यूब की एज लेंथ a है तो क्यूब का डायगोनल a√3 होता है? पता है? नहीं पता तो एक बार बस सुन लो कि ये रही एज लेंथ a, ये एज लेंथ a। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से फेस का डायगोनल आएगा a√2, ठीक है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी जो है a√2 आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगा के फेस का डायगोनल। फेस का डायगोनल और ये परपेंडिकुलर ये ए किससे आया बॉडी का डायगोनल विच इज a√3। तो बॉडी का डायगोनल या क्यूब का डायगोनल a√3 होता है, एक जनरल पॉइंट है। अब मैंने इस क्यूब के डायगोनल को अलग बना दिया है, ये क्यूब का डायगोनल वहां से उठा के अलग दिखाया है। क्यूब के डायगोनल में ये अरेंजमेंट है, क्यूब के डायगोनल में ये अरेंजमेंट है। दैट मीन्स ये रहा बॉडी के सेंटर का एटम और ये रहे कॉर्नर के एटम। तो क्यूब के डायगोनल में एक्चुअली ये अरेंजमेंट है। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, ये वाली वैल्यू तो है दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम इज a√3/2। क्या समझ में आया? ये डायगोनल क्या है a√3, इसका आधा ही तो है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम इज a√3/2। और अगर मुझे रेडियस निकालना है तो इसका हाफ करना है, और नहीं तो यहाँ ये 4 रेडियस इसमें लगे हैं और 4r की वैल्यू इतनी है, तो r की वैल्यू a√3/4 आई। यहां तक लिख लिया है। थर्ड पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट सभी ने लिख लिया था, पोजीशन क्या है, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। दूसरा पॉइंट आप सबने लिख लिया था, टोटल नंबर ऑफ एटम 2। तीसरा पॉइंट था डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम में लिखेंगे इट इज हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम ड्रॉ करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल है। अब आप जरा एक बार चेक कर लो ये वाली वैल्यू आ कितनी रही है, एक बार चेक करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है, a√3/2। √3 की वैल्यू होती है 1.732/2 और ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.85, ठीक है, 0.851 समथिंग a, यानी ये 1a से कम आ रही है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां इनके बीच की दूरी a है, और यहां से यहां की दूरी कितनी है 0.85 टाइम्स ऑफ a, मतलब 1a से कम है। इसका मतलब बॉडी का जो डायगोनल पे एटम है वो कॉर्नर के साथ नेबरिंग है, जबकि दो कॉर्नर्स वाले आपस में नेबरिंग नहीं है। ये कॉर्नर वाले कहलाएंगे यहाँ नेक्स्ट नेबर। समझ में आता है? एक वर्ड होता है नेबर और एक होता है नेक्स्ट नेबर। तो ये दोनों नेबर है, बॉडी के सेंटर और कॉर्नर नेबर है। और नेक्स्ट नेबर कौन हो गया, दो कॉर्नर आपस में यहाँ नेक्स्ट नेबर है। ठीक है, लिख लिया आपने तीनों पॉइंट। पूछो बेटा, हमने बॉडी का जो डायगोनल लिया है ये ऐसा है, ये हमारा क्यूब हुआ था, और इस क्यूब में यहां से यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी बॉडी डायगोनल, और हमारे बॉडी डायगोनल में भी एक एटम प्रेजेंट है, एक एटम यहां भी है और ये भी है। तो हमने पहले बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकाली जो हमें मिली a√3। ये बॉडी डायगोनल होता है क्यूब का a√3। इस बॉडी डायगोनल में ये एटम्स टच कर रहे हैं, ये और ये टच कर रहे हैं, और अगर ये टच कर रहे हैं तो बेटा ये वाली डिस्टेंस तो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। तो वो वाली वैल्यू क्या आई, इस पूरी लाइन का ये आधा दिख रहा है, पूरी लाइन a√3 थी उसका आधा दिख रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम हो गया a√3/2। और फिर रेडियस निकालना है, उसका भी आधा करना है, तो a√3/4। हाँ जी, फिर से मैंने कहा ये पूरी लाइन यहां से लेके यहां तक a√3 है, ये पूरी लाइन a√3 है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। तो 2 डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम a√3 आ रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम a√3/2 हो गई। डन, रेडियस हो गया। एफिशिएंसी अब अपने आप निकाल के देखो कितनी आ रही है बेटा, एफिशिएंसी निकाल के देखिए कितनी आएगी।
एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला पीछे से देख लीजिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। एफिशिएंसी कितनी आई? गलत आ रही है, गलत आ रही है। लो गलती मैं तुम्हारी बता देता हूँ, पेन दे दो, पेन दे दो। मैथमेटिक्स में गलती और कुछ नहीं। अब आया समझ में तुम्हें? चेक कर, आ रहा बेटा, वहीं आ रहा हूँ, बैठे रहो। ये गलत है, अब करो, करो बेटा, बात नहीं करो लेकिन। ये क्या लिखा है? थोड़ा सही करो, गुड, लेकिन है गलत बेटा। एक सेकंड, चलिए बेटा। ओके ओके ओके, तो ज्यादा ही कैलकुलेशन हो रही है। क्या हो रहा है ये? कहाँ कर रहे हो? कॉपी में कहाँ कर रहे हो? उसमें देखिए। गुड, ये सही लग रहा है मुझे, दिखाना जरा। ये क्या लिखा है आपने? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। और बस ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं, सही है नहीं सही है। गुड। एक दो बच्चों की कॉपी में खाली मुझे एक वर्ड जो अलग है वो सही करते हुए दिखे, बाकी सबने ही गलत लिखा है। देखिए बेटा, हाँ 68 आएगी। देखिए अधिकतर बच्चों ने जो एक सिली मिस्टेक की है वो क्या है, उन्होंने ये एकदम सही रखा है 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब 100, यहां तक सही रखा है उन्होंने। यस, उन्होंने ये नहीं रखा है। क्या मैंने पिछली बार आपको कराते समय बताया था कि एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, और बेटा पूरे यूनिट सेल में 2 एटम है, 9 थोड़ी, 9 तो लैटिस पॉइंट है। और एक आध बच्चे ने सही भी रखा है कि यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, और 2 एटम की वजह से इंटू 2 करना था। और इसके बाद आप लोगों ने कन्वर्जन सही किया, चाहे इसे कन्वर्ट कर लिया है। कुछ बच्चों ने आर की वैल्यू a√3/4 ली है, और आर की जगह a√3/4 रख दिया है। ठीक है, हम भी वही कर लेते हैं, आर की जगह a√3/4 और इसका क्यूब करेंगे, a√3/4 का क्यूब। ठीक है, ये 4 × 2 8 हो गया है, बाई 3 है, और ये a क्यूब कैंसिल कर दिया है मैंने, पाई है, √3 का क्यूब 3√3 और 4 का क्यूब 64 × 100। ये 8 टाइम्स हो गया, 3 से 3 चला गया। यहाँ पाई के टर्म्स में आंसर आ गया पाई या √3/8 पाई। ये पाई के टर्म्स में आंसर भी पूछा जाता है, तो √3/8 पाई भी याद रखना है। एंड फाइनली द आंसर इज, इसे वैल्यू पुटअप करो तो नियर 68% आएगा। तो कई बच्चों का आंसर जो 34 आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था कि उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। डन? कोई डाउट इस पूरे सिनेरियो में? अब अगला पूरा आपने खुद करना है, दैट इज स्पेस सेंटर्ड क्यूब। पांचों पॉइंट खुद निकाल के देखिए, आपसे अपने आप होने चाहिए। पहले दो आपको पूरे पूरे एक्सप्लेन हो गए हैं, तो तीसरा एंड लास्ट दैट इज स्पेस सेंटर क्यूब, उसमें राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग सारे पॉइंट खुद लिखेंगे आप। स्पेस सेंटर्ड क्यूब, करिए बच्चों। एक सेकंड रुका डाल रहा हूं।
अरे यार इसका फोकस ना थोड़ा और ऐसे होता तो ऑनलाइन वालों बताओ कुछ पहले से बेटर हुआ फोकस? अभी लगा नहीं है सही से, और बेटर कर दे। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। पहले से बेटर हो रहा है फोकस या? यस सर। एक आध दिन में सही हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। चलिए लिख लिए सबने? डन? करो करो, आराम से करो, जल्दबाजी थोड़ी। पूछो बेटा, कोई कुछ पूछो। एक ही बात है, जैसे चाहे लिख लो, वो तो आपकी मर्जी है। लैटिस पॉइंट जब हम कहते हैं ना, पॉइंट कितने हैं, तो 8 कॉर्नर के पॉइंट हैं, 6 फेस सेंटर के, तो लैटिस पॉइंट 14 गिने जाएंगे। अब हम कह रहे हैं एटम्स कितने हैं, तो वो जो लैटिस पॉइंट पे एटम लगा उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगाएंगे, तब एटम्स आएंगे। सही कर रहे हो, आगे करो। नहीं, ये तो फेस का डायगोनल हो गया ना, फेस का डायगोनल हो गया, एक ए बस। उसके आगे कुछ सोचो, यहाँ तक सही है, गुड। करो बेटा आगे। बेटा नहीं, आपने एच के सेंटर पे एटम दिखा दिया, यहाँ थोड़ी एटम है, यहाँ 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 चारों कॉर्नर पे हैं, और कॉर्नर के बाद एटम कहाँ है? फेस के सेंटर, फेस के। ये एज सेंटर हुआ ना, एज नहीं, फेस के सेंटर। आप अगर एक फेस भी दिखाओगे तो एक फेस से भी काम हो जाएगा, जरूरी नहीं है आपको पूरा डायग्राम इसमें बनाने की। कर लिया है परसेंटेज और पाई के टर्म्स में? 100 मत बोलो, पाई अपॉन 3√2। सही है, आपका भी यही आ रहा है, 3√2 आएगा डिवाइड में। ठीक है, ये नियरली 74% आएगा, 74 इसको याद रखना है। हाँ बेटा, ऑब्वियसली ये और ये नेबर्स है। अरे नेबर को नेबर ही कहते हैं ना, वो फर्स्ट नेबर थोड़ी। हाँ, उसको नेक्स्ट नेबर को कहना पड़ता है, नेक्स्ट नेबर, नेबर तो नेबर ही है। यहाँ से हम चेक करें, 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब, ये सही लिखा है आपने। अब ये कैलकुलेशन होते होते आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी। 4/3 पाई आर क्यूब, अरे भैया 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब क्यूब लगाया है। एक मिनट रुकना, ये अच्छा सही तो कर रहे हो। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, बता रहा। ये आपका a/√2 आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। चक्कर क्या है ना, ये 4 आएगा। सुनो, अब लिखा तो है। हाँ जी बेटा, अब बोलो। 2 से डिवाइड करें तो 6 हो गया, 6 के बाद √2 से फिर से करें तो 3√2 आएगा शायद, है ना? देख लेना, 3√2 नीचे आना चाहिए। सही है, पाई बाई 3√2 आना चाहिए। हाँ अब सही है। हाँ चलिए बेटा, जिन जिन का स्कूल दूर है वो 5 मिनट 10 मिनट पहले जा सकते हैं, ठीक है? जिनको, हाँ ये सही है, इंटू
पाई बाई रूट 3 रूट टू सॉरी। ठीक है बेटा, जिनका स्कूल है आप चले जाइए। ठीक है, एक बारी मैं सारे पॉइंट बोल दे रहा हूं इसके, वैसे आपने कर ही लिए हैं, अधिकतर बच्चों की कॉपी में है, लेकिन एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट हम इसमें यूजुअली कहेंगे कि एटम या लैटिस पॉइंट कहाँ है। तो लैटिस पॉइंट कॉर्नर और फेस सेंटर है। कॉर्नर 8 होते हैं, फेस सेंटर 6 होते हैं, तो लैटिस पॉइंट 14 हो गए। सेकेंड पॉइंट होगा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकाले जाते हैं और नंबर ऑफ एटम्स का नंबर 4 आ गया। थर्ड पॉइंट होगा डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कितनी है। तो कोई भी एक फेस बना लीजिए, ये एक फेस है और ये एटम ऐसे लगे होते हैं फेस पे, तो ऑब्वियसली ये फेस का डायगोनल है और उसका हाफ डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम आएगा। फेस का डायगोनल a√2 होता है, ये फेस का डायगोनल होता है और उसका भी हाफ है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। तो a√2/2 दैट इज a/√2 कह लीजिए दिस वन। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट इज √2 की वैल्यू 1.414, उसे 2 से डिवाइड करो 0.707 आएगा। रेडियस, रेडियस बिटवीन, रेडियस क्या आएगा, a/2√2 आ गया, या इसको अगर आप वैल्यूज में लिखोगे 0.3535 आता है। ठीक है, ये आता है 0.3535a। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एफिशिएंसी। बेटा एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये 4/3 पाई r³ अपॉन, इस बारी मैंने a की जगह लिख दिया 2√2r का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां से पहले तो r कैंसिल हो गया ये, ठीक है, और 4 × 4 ऊपर मैंने लिख लिया 16/3 पाई, और ये 2 का क्यूब 8 और ये क्यूब 2√2, तो 16√2 नीचे आ गया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 16 कैंसिल हो जाएंगे, π/3√2, और परसेंटेज में कर रहे हैं तो इंटू 100 और कर देना, और ये वैल्यू सॉल्व करके आपकी 74 आ जाएगी। बोलो क्लियर है, इसका आंसर 74% आएगा। एनी डाउट? ठीक, अब आपने करना क्या है, जो हमने आज पढ़ा है उसे एक छोटी सी टेबल में लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपके 2 पन्नों में आया है वो इतनी सी टेबल में आ जाना चाहिए। सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, लैटिस पॉइंट कॉर्नर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो लैटिस पॉइंट के नंबर 8 हो गए, लैटिस पॉइंट 9 हो गए, 14 हो गए। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4। डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, यहाँ a√3/2। तो हमेशा बॉडी वाला जब भी आए तो पहले बॉडी का डायगोनल सोच लो, फिर उसका आधा कर दो, और ऐसे ही फेस का डायगोनल सोच के उसका आधा कर दो। फिर रेडियस, रेडियस कितना आया, दैट इज RS a/2, इसका हाफ करना है a√3/4 एंड a/2√2। एंड लास्ट, फिर इसके बाद क्या करना है आपने, बोलो क्लियर है, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को भी 2 पार्ट्स में लिखिएगा, एक पाई के टर्म्स में और एक परसेंटेज के टर्म में। तो यहाँ π/6 आया था, यहाँ शायद √3 या √3/8 है ना, पाई आया था, और यहाँ पाई के टर्म्स में π3√2 आया था। फिर परसेंटेज में ये याद ही रहेगा आपको, 52.4 या 33 है, यहाँ 68 है, यहाँ 74। बोलो क्लियर है, अटेंडेंस लिख दी है सबने? ठीक है बेटा, आज ग्रुप में मैसेज देख लीजिएगा, हो सकता है अगर एवरीथिंग, अगर सब कुछ चैनलाइज हो जाता है तो आज शाम को वापस हम ऑर्डिनरी बैच शुरू कर देंगे। नहीं हो पाएगा तो नहीं, शाम को ग्रुप में देख के आओगे, अब मॉर्निंग में हो तो गई यही वाली क्लास। ठीक है, हाँ जी, क्या फेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वीक, बाय बाय। Thank you, sir.